लास्ट लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ चुके थे बेटा, मतलब आवेशों का क्वांटीकरण, है ना। तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी यहाँ पे कर लिए थे, और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे उसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। वो पॉइंट्स जो भी होगा उसके आगे पॉइंट्स लिख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज कैसे कंजर्व होता है, क्या कंजर्वेशन होता है ना, उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आइए, कहते हैं क्या कि भाव ध्यान से देखो कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पहले तो साहब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। आवेशों का, पता नहीं कैसे लिखते हैं, संरक्षण, इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा? इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक बनता है, एक नंबर में आता है बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साहब तुम ध्यान से देख, पहले इसको समझाते हैं, समझिएगा। हम बोले हैं कि मान लो कि बेटा कि ये एक बॉडी है ना, ये हमारा कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक बॉडी नहीं, एक तरीके से एक सिस्टम मान लो। क्या मान लो बेटा? ये एक सिस्टम है, ठीक है। और उसी सिस्टम में मान लो कि यहां पे 3 बॉडी है, ए और बी, माने 2 ही बॉडी है, ठीक है। आई कह रहा है क्या कि इस सिस्टम में 2 बॉडी हैं, ए और बी, 2 बॉडी हैं। अभी 2 बॉडी हैं तो इस ए पे कह रहे क्या कि मान लो कि इनिशियली चार्ज 2 कूलम का था, इनिशियली ए पे इनिशियली चार्ज 2 कूलम पे था, और बी पे इनिशियली चार्ज -6 कूलम का था। समझिए, इस सिस्टम में 2 बॉडी हैं, है ना, 2 पिंड हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है एक बी है। ए पे 2 कूलम का चार्ज है और बी पे -6 कूलम का चार्ज है बेटा। इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है ना, इनिशियली INI, शुरुआती दौर में, मतलब इनिशियली ये कंडीशन था। कहा क्या गया कि मान लो कि इनके बीच में कुछ हुआ, या कुछ देर बाद हम देखें क्या, जो बॉडी ए था और ये जो बॉडी बी था, हम देखें क्या कि इस बॉडी ए पे -3 कूलम का चार्ज आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? -3 कूलम का चार्ज। तो पूछे कि साहब इस बॉडी बी पे अब कितना कूलम का चार्ज आ जाएगा फाइनली, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बॉडी बी, मतलब इस बी बॉडी पे बेटा फाइनल चार्ज कितना आएगा, उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, देख बेटा, कहता है क्या कि पहले तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है, मतलब बीजगणितीय नियम को फॉलो करता है। तो सोचो कि साहब इसके पास इनिशियली कितने चार्ज हैं, पहले वो देख लेना है। तो इसके पास इनिशियल चार्ज देखो तो INITIAL, इनिशियल चार्ज, मतलब शुरुआत में कितने आवेश थे इसके पास, वो देखो। तो इनिशियल चार्ज थे इसके पास 2 कूलम प्लस का, जो कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, प्लस का कूलम, और इसके आगे -6 कूलम, और ये सारे चार्जेस को क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो जोड़ देने के बाद क्या होगा बेटा, -6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 कूलम। मतलब इस सिस्टम पे अब इनिशियली चार्ज कितना है, -4 कूलम का चार्ज है। मतलब इस सिस्टम पे अब ये सिस्टम बन गया, 2 बॉडी का क्या है, सिस्टम है। तो इस सिस्टम पे जो अब इनिशियली चार्ज है वो कितना है, -4 कूलम का। तो कह रहे क्या कि ध्यान से देख बेटा, हम कह रहे क्या कि पहले ऐसा था और कुछ देर बाद देखे कि ए पे साहब -3 कूलम का चार्ज आ गया। तो ऐसा नहीं है कि इधर से कोई चार्ज यहां पे दिया गया है या यहां से कोई चार्ज यहां से निकला है, ऐसा नहीं हुआ है।
इस दौरान। मतलब इस सिस्टम में जितने चार्ज पहले थे उतने ही चार्ज अभी भी होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि साहब कोई भी चार्ज का आदान प्रदान नहीं हुआ है। मतलब इस सिस्टम से ना ही कोई चार्ज निकला है और ना ही कोई चार्ज आया है, इसलिए जितने चार्ज पहले होंगे उतने ही चार्ज बाद में भी होंगे। तो तुम ध्यान से देखो फाइनली चार्ज कितना होगा। तो सॉल्यूशन में इसका देखिएगा, आप लिखिएगा चूंकि इनिशियल चार्ज INITIAL, इनिशियल चार्ज मतलब शुरुआत के जो आवेश होंगे, प्रारंभिक आवेश बराबर होंगे फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या होंगे बेटा? हमेशा बराबर होंगे। प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे बेटा। तो इसलिए सोचो कि इनिशियल चार्ज इस पे कितना था इस सिस्टम पे? -4 कूलम का। तो अगर इस सिस्टम पे -4 कूलम का इनिशियल चार्ज था तो बेटा फाइनली भी इस पे कितना आना चाहिए बेटा? -4 कूलम का ही चार्ज आना चाहिए। तो मान लो इस बॉडी पे हमने x कूलम का चार्ज मान लिया है ना, और वही x की वैल्यू आपको क्या करना है बेटा? निकालना है। ठीक है, यही x का मान निकालना है। तो तुम सोचो अब फाइनली इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ दो, -3 कूलम +x, यही ना हो जाएगा। तो x का मान बताओ तो बेटा, x बराबर आपका आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -4 कूलम, आप माइनस इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कूलम। तो किसके बराबर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा -1 कूलम। इसलिए जो x का मान आया बेटा वो -1 कूलम के बराबर आया। मतलब इस बॉडी पे अब जो चार्ज होगा फाइनली उस पे होगा -1 कूलम। क्यों? क्योंकि यहां पे -3 कूलम है, होना कितना है बेटा? -4 कूलम के बराबर ही इसको होना है। तो पहले -3 कूलम है तो -1 कूलम इस पे होगा तभी ना -4 कूलम होगा। क्यों? क्योंकि इसी बॉडी पे इनिशियली कितना था? -4 कूलम था, तो फाइनली भी क्या होगा? -4 कूलम होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्जेस का आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो ये जो चार्जेस का आदान प्रदान नहीं हुआ है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब पृथक सिस्टम। तो आइसोलेट कर जाना, आइसोलेट करने का मतलब होता है, जैसे नहीं होता है हम लोग कहते हैं कि बाबू जानते हो फलवा जो मेरा दोस्त है एकदम आइसोलेट हो गया है भाई, उस दिन के बाद एकदम आइसोलेट हो गया। आइसोलेट होने का मतलब क्या हो गया कि साहब वो अपने घर में या कहीं भी वो कैद हो गया है, अब आपके साथ या किसी और के साथ भी उसका कोई संपर्क, कोई रिश्ता नहीं है, उसी को बोलते हैं आइसोलेट करना। तो वही चीज है कि साहब ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, कि इस सिस्टम को आप बोलिएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप बोल दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि साहब ना ही इस सिस्टम से चार्जेस बाहर जाएंगे और ना ही इस सिस्टम में कोई चार्जेस अंदर आएगा, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कोई चार्जेस का आदान प्रदान नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम उसको कह देंगे हम लोग। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये समझ में आया कि साहब चार्जेस हमेशा क्या होंगे? इसी को बोलते हैं चार्जेस को कंजर्व होना। मतलब इनिशियली जितने चार्ज थे उतने ही फाइनली भी चार्ज होंगे, तो इसी को बोलते हैं इनिशियल फाइनल का अगर बराबर हो जाता है उसी को बोलते हैं चार्जेस कंजर्व हो गए। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। इसका मतलब है कि साहब चार्ज आपने पढ़ा होगा कि साहब चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और चार्जेस हमेशा क्या होंगे बेटा? कंजर्व होंगे, संरक्षित होते हैं। किसके लिए? तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा कंजर्व रहेंगे। तो मेन यही पॉइंट है बेटा, वहां पे आइसोलेट बोलना बड़ा जरूरी है, आइसोलेटेड सिस्टम होना बड़ा जरूरी है। तो लिख लेंगे बेटा इसको, ये एग्जाम्पल आप लिखिए। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर हो जाएगा, तभी हम लोग। और ये बराबर कब होगा? जब सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होगा तब। नहीं तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तो इनिशियली इतना था, अब बाद में इस पे 5 कूलम और आ गया, तब तो साहब इनिशियल फाइनल कैसे बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम का होना हमेशा जरूरी है। तो लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिखेंगे कि charge can NEITHER neither be created nor be destroyed
destroyed, it can transfer from one body to another body. ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है. एंड और पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको ब्लू कलर से लिख देते हैं. एंड चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. जो चार्जेस होंगे बेटा वो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही क्या होंगे, कंजर्व होंगे. तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. और ये भी हमारा क्या होगा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, मतलब दोनों तो एक ही चीज है. इसको हिंदी में लिखेंगे. आवेशों को हम जल्दी जल्दी बोलते रहे, आप लोग रोक रोक के लिख लीजिएगा जल्दी से. आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है. ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है. इन्हें एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है. नीचे लाइन में लिखेंगे, आवेश हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम ब्रैकेट में पृथक सिस्टम के लिए हमेशा संरक्षित होते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा संरक्षित होते हैं. ठीक है, आपको एक जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं, है ना, उससे भी और समझ में आ जाएगा. जैसे आप देखिए, आप लोग बहुत सारा केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह पढ़ते होंगे, तो वो इक्वेशन आप देखिएगा कि साहब कभी भी टीचर आपको कहते होंगे कि साहब ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा, बैलेंस्ड. क्यों वो बैलेंस इसलिए बोलते थे कि बाबू जितने इलेक्ट्रॉन उसमें पहले हैं या जितनी चार्ज पहले हैं उतने ही चार्ज बाद में भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के पहले चार्ज कुछ था और रिएक्शन के बाद चार्ज कुछ हो जाएगा. तो इसलिए वो साहब वो जो रिएक्शन होता था, इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन होता था, वो क्या होता था, गलत हो जाता था. इसलिए आप देखते हो वो टीचर आपको कहते थे कि हमेशा बैलेंस करना बेटा, है ना, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए. तो ध्यान से देखिए, जैसे हम आपको बोल दें यूरेनियम 92,238, ठीक है. अगर ये यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे बोलते हैं इसको, है ना. तो इस अगर ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद ये मान लो कि एक हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है 2He4 प्लस, पता नहीं शायद थोरियम का होता है क्या, 90, और यहां पे हो जाएगा 234. ठीक है, देख ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया. ठीक है, अब है क्या कि इसमें तो ध्यान से देख, आप अगर एटम का रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़े तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं. यहाँ पे ये होता है जेड और ये होता है ए. जेड को हम लोग बोलते हैं, शायद बता चुके हैं, जेड को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर. ए को बोलते हैं मास नंबर और जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर. अब तो ध्यान से देख बेटा, कहते हैं क्या कि जेड बराबर होता है पी बराबर होता है ई के. मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही किसमें कितना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा. ये किसके लिए होता है, न्यूट्रल एटम के लिए. न्यूट्रल एटम मतलब इनिशियली उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है, तो न्यूट्रल एटम के लिए जितना उसका जो है एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन और उतना ही बेटा क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा. तो तू ध्यान से देख, रिएक्शन के पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 92. तो रिएक्शन के पहले 92 इलेक्ट्रॉन थे. तो साहब रिएक्शन के बाद भी हमेशा कितने होने चाहिए, 92 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो ध्यान से देख, नीचे यहाँ पे क्या है 2 और इधर 90. तो 90 और 2 कितना हो गया बेटा, 92. तो ये साहब क्या है, ये रिएक्शन हमारा क्या है बेटा, बैलेंस्ड है
है ना। तो इसलिए आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए कहा था कि साहब हमेशा चार्जेस हमेशा क्या होते हैं बेटा, कंजर्व होते हैं, जब तक बाहर से कोई चार्ज नहीं आए, है ना, तब तक हमेशा कंजर्व होंगे। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्जेस हमेशा क्या होंगे, कंजर्व होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा समझना है बेटा, समझिए कहता है क्या, एसोसिएशन ऑफ मास विथ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एसोसिएशन ऑफ मास विथ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है बेटा कि साहब जो चार्ज होते हैं ना बेटा, उसके पास बेसिकली आपने देखा होगा कि जो भी चार्ज होते हैं उसके पास मास भी होते हैं बेटा। तो चार्ज के साथ हमेशा मास एकदम रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं बेटा, होते हैं। तो वही चीज कह रहा है क्या कि एसोसिएशन ऑफ मास विथ चार्ज मतलब, ध्यान से सोचें, मान लो कि एक न्यूट्रल बॉडी कोई भी हमने ले लिया x, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी मान लो कोई भी हमने ले लिया x, कोई न्यूट्रल बॉडी है ना, ये इनिशियल, ये न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो साहब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इस पे नेट चार्ज अभी कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और मान लो कि इसका अपना एक मास होगा, और उसका मास जो हम लोग लिखते हैं वो मास, मान लीजिए इसके पास अभी मास कितना होगा, m है, x से लग रहा कटा हुआ है, a मान लीजिए, ठीक है। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी है तो इसके पास अभी चार्ज कितने होंगे बेटा, 0। चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि साहब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है। चार्ज 0 का मतलब, न्यूट्रल होने का मतलब है कि साहब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके पास क्या है बेटा, प्रोटॉन भी होगा। इसीलिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा। और इस बॉडी का अपना क्या होगा बेटा, कुछ मास होगा, और वो मास कितना माना गया है, m। अब मान लीजिए बेटा कि साहब इस बॉडी से कुछ चार्जेस निकाले गए, ध्यान से देखना। अब बॉडी यही A है, बॉडी हमारा यही A है, ठीक है। लेकिन क्या किया है कि इससे कुछ चार्ज निकाले गए। तब बाबू हम आपको बताए थे कि चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब कौन निकल रहा है बेटा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि प्रोटॉन निकलेगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाभि के क्या होता है, बाहर में होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बेटा, लेकिन कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो तुम सोचो कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज निकला है, तो निकलने से इस पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। तो साहब ये क्या हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसके कारण इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। निकलेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बताया गया है। तो इस पे अब जो चार्ज आ गया वो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो कि इस बॉडी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो पॉजिटिव चार्ज आने से अब बताओ बेटा इसका जो मास होगा इस बॉडी का, जो पहले मास कितना था, m। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे आ गया है, इसका मतलब बताओ इसके मास में कमी हुई होगी या नहीं हुई होगी, या मास इसका बढ़ा होगा। हम तीन चीज पूछ रहे हैं कि क्या इसका मास कम हो गया, या क्या इसका मास बढ़ गया, या इसके मास में कोई चेंजमेंट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही हम चीज आपको बोल रहे हैं। बताइए, तुम ध्यान से सोच बेटा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे तो हम आपको बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलो होता है।
बाबू असल में ये वैल्यू कितना है, -31 किलो, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है बेटा, मतलब हाथ में आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। तो साहब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मास है ही ना सर इसके पास। अगर मास है तो साहब इलेक्ट्रॉन निकलने से तो मास वो तो चला गया होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इसका मास अब पहले से बढ़ा होगा कि घटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकला है इसका मतलब इसका मास घटा होगा सर। इसका मतलब पहले जो मास m था अब उसमें से कुछ मास कम हो गया होगा, ठीक है। तो यही है एसोसिएशन ऑफ मास विथ चार्ज। आइए और पर एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यही एक बॉडी है A और इस बॉडी पे चार्ज अगर निगेटिव हो गया, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया, मतलब ऋणावेशित पिंड हो गया। तो ऋणावेशित होने के कारण सोचो ये ऋणावेशित कैसे हुआ होगा, निगेटिवली चार्ज कैसे हुआ होगा। इसका मतलब साहब इस पे इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम हो जाएगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके आएगा, तो मास लेके आएगा तो इसका मास पहले से अब क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो अब जो मास इसके पास होगा वो मास क्या होगा, m प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यही एसोसिएशन ऑफ मास विथ चार्ज। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आवेशों और द्रव्यमान के बीच संबंध, ठीक है। आवेश और द्रव्यमान के बीच संबंध को हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट एक और स्टार देके लिख लो बेटा, वो तो कोई पॉइंट है नहीं, स्टार देके ऐसे लिख लीजिए, स्टार देके लिख लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं ना कहीं आपको बता देगा। अब इतना चीज समझ में आ गया बेटा, इससे हम लोग क्या समझे कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो साहब उसके पास मास जो है वो वही है, लेकिन अगर कोई बॉडी साहब चार्ज हो गया है और उस पर निगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब उस पर मास क्या होगा, उसका मास बढ़ गया होगा। लेकिन अगर हम बोले कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया है, मतलब उसके पास क्या है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, धनावेशित हो गया है, इसका मतलब उस पे मास क्या हो गया होगा, पहले से कम हो गया होगा उसका मास। आइए नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। एसोसिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, कहते हैं क्या कि सर मास और वेलोसिटी में भी एक रिश्ता होता है, वो क्या है, तो ध्यान से देख। हम बोलेंगे कि साहब वो रिलेशन है m बराबर m0 बाई √1 - v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यही रिलेशन है बेटा, रिश्ता है, और ये रिलेशन हमेशा याद रखे रहिएगा। इस रिलेशन को क्या करना है बेटा, याद रखे रहना है कि यही रिलेशन देता है मास और वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन है। मतलब ये आपका जो मास है ना, जैसे अभी मान लीजिए कि आपका मास है 75 किलो, है ना, तो रफ्तार के साथ ये मास भी क्या होता है बेटा, बदल जाता है। रफ्तार के साथ ये मास भी क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वो कैसे, तो उसका फॉर्मूला है m बराबर m0 √1 - v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अब कह रहे हैं सर ये m0 क्या है, v स्क्वायर क्या है, c स्क्वायर क्या है। तो देखो बेटा, m0 को बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ बॉडी। इसका मतलब विरामावस्था में किसी पिंड के पास कितना मास है, वो है m0। विरामावस्था में किसी पिंड का द्रव्यमान। आइए v को बोलते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी, और यह v वह रफ्तार है जिससे वो बॉडी क्या कर रहा है, वो पिंड दौड़ रहा है, वह चाल है जिससे ये पार्टिकल या पिंड क्या कर रहा है, भाग रहा है। जैसे हम यहां भागना चालू कर दिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वही हमारी v क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो c है, c को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट,
मतलब प्रकाश की चाल, LIGHT। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो साहब ऐसे ही आपका ये रिलेशन होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि साहब अगर किसी पार्टिकल की रफ्तार c/4 है, जो किसी भी पार्टिकल की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती बेटा, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ध्यान से देख बेटा कि अगर हमारा रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में है तब हमारा मास चेंज होगा, बदलेगा, है ना। लेकिन अगर ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो मास है उस मास की जो रफ्तार है, मतलब अगर हम दौड़ना चालू कर दे कैसे, तो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, मतलब हमारी स्पीड हो जाए c/3 2c/3, है ना, c/2, अगर ऐसे रफ्तार हो जाए तो इस कंडीशन में, अगर इतनी रफ्तार से अगर हम भागना चालू कर दें तो इस कंडीशन में बेटा हमारा जो मास है वो भी क्या होने लगेगा, बदलना चालू कर देगा, मास हमारा कम होना चालू कर देगा। लेकिन कहता है क्या कि अगर हमारा जो स्पीड हो वो साहब स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत कम का मतलब हम नॉर्मली जो चलते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड होती है बुलेट ट्रेन की स्पीड या एरोप्लेन की स्पीड 500 किलोमीटर/आवर, है ना, उसको अगर मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, बहुत कम हो जाएगा। तो सोचो होता क्या है कि जब हमारी रफ्तार बहुत कम हो जाती है तो ये v/c, तो सोचो कि ये एक छोटा वैल्यू है और नीचे वाला क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो छोटे वैल्यू में बहुत बड़े वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/∞। तो 1/∞ क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, क्योंकि एक मान लीजिए एक मान लीजिए 1 करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ के रिस्पेक्ट में एक जो है क्या है, बहुत छोटा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में 1 करोड़ बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट नंबर है। तो वैसे ही बेटा कि अगर हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड अगर इतना रहता है तो साहब स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है बेटा, बहुत कम है, और ये भी क्या है, उसका स्क्वायर है, तो ये और ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो साहब इसलिए इसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी। तो ये 1/∞ बेसिकली क्या हो जाएगा, 0, और 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और √1 किसके बराबर हो जाएगा, 1, तो m0/1 किसके बराबर हो जाएगा, m0। तो जो हमारा मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम बोल दें कि साहब हमारी रफ्तार अगर 2c/3 है तो यहाँ पे v की वैल्यू 2c/3 करके आप सॉल्व कीजिएगा तो साहब उसमें आपका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, m0 से कुछ अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो साहब ये बात का चीज है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है कि दिस इज द एसोसिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी के बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है, वो ये फॉर्मूला बताता है बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। यहां पे आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो बेटा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, कूलम्ब्स लॉ। आइए हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कूलम्ब्स लॉ। हेडिंग डालना है बेटा कूलम्ब्स लॉ, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ को हिंदी में कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ मतलब कूलम का नियम। ये कूलम का नियम क्या है, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि बेटा कि ये कूलम्ब्स लॉ हमेशा कहते हैं क्या कि अगर कूलम्ब्स लॉ क्या है, ध्यान से पहले समझो उसका हम बताते हैं। कह रहे हैं क्या कि मान लो बेटा कि ये कोई भी दो चार्जेस हैं, एक है Q1, समझिए, और एक है Q2। अब मान लो कि बेटा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अभी पॉइंट चार्ज है और ये दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है ना, मतलब धनावेशित हैं बेटा, और यह किसी दूरी r पे रखे गए हैं। कितनी दूरी पे रखे गए बेटा, r दूरी पे रखे गए हैं। तो साहब ये लॉ है
कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक लॉ है। लॉ का मतलब होता है साहब ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है और हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लॉ कभी भी, कोई भी लॉ फेल नहीं करता है कि साहब यहां पे ये लॉ फेल कर गया, वहां पे ये लॉ फेल कर गया, कभी नहीं। लॉ कभी भी फेल नहीं होता है बेटा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो वैसे ये कूलम्ब्स लॉ है, तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बेटा। इसमें एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब साहब, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देखा। उन्होंने देखा क्या कि अगर हमने दो चार्जेस Q1 और Q2 को किसी सेपरेशन पर रखे हैं तो देख क्या रहे हैं कि ये जो Q1 है इस Q2 पे धक्का इधर की ओर लगा रहा है। धक्का लगाने का मतलब बेटा बल लगाना। और देखा क्या कि ये Q2 इस Q1 पे बल इधर की ओर लगा रहा है, इधर क्यों लगा रहा है, ठीक है। उन्होंने बहुत बढ़िया समझ में आ गया कि अगर कोई भी दो चार्ज, दो आवेश किसी r दूरी पे रखे गए हैं तो साहब जो चार्जेज हैं वो जो चार्जेज है हमेशा एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज क्या उन्होंने देखा कि साहब अगर दोनों चार्जेस का जो नेचर है, अगर उस नेचर को ही उन्होंने चेंज कर दिया, मान लो कि एक को प्लस में ले लिया और दूसरे को माइनस में ले लिया, मतलब ये अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए, ठीक है, असमान आचरण वाले, तो देखा क्या गया कि अभी भी ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं बेटा। लेकिन क्या था कि साहब इसके पहले वाले में जब दोनों सेम नेचर के थे, मतलब ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, तो देखे क्या गया कि ये इस पे इधर की ओर बल लगा रहा है और ये इस पे इधर की ओर बल लगा रहा है, मतलब इन दोनों में दुश्मनी हो रहा है। लेकिन जैसे ही साहब एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला ले लिए, अपोजिट नेचर हो गया बेटा। तो अपोजिट नेचर के बीच हमेशा क्या होता है? प्यार होता है ना। तो उसी प्यार को यहां पे दर्शाने लगा बेटा, ये जो Q2 है इस Q1 को अपनी ओर बुलाने लगा कि बेटा तुम हमारे पास आओ। नहीं बेटा तो नहीं बोला होगा वैसे, Q1 इस Q2 को अपनी ओर बुलाने लगा। तो अपनी ओर कैसे बुलाएगा? तो जबरन बुलाएगा बेटा, है ना, फोर्स लगा के, बल लगा के बुलाएगा। क्योंकि हम बल लगा देते हैं क्या हो जाता है? जबरन। तो तुम ध्यान से देखो, हमने क्या देखा कि साहब कि ये Q1 इस Q2 को इधर, Q1 इस Q2 को अपनी ओर बुला रहा है, जबकि Q2 इस Q1 को अपनी ओर बुला रहा है। तो देखा क्या गया? दूसरी चीज देखा गया, इतना समझ में आ गया कि सेम नेचर के बीच में रिपल्सन, अपोजिट नेचर के बीच में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये लिख के दे दिया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या कि ध्यान से देखिए कि अगर साहब देखा क्या गया कि इस Q1 पे जितना बल लग रहा है 10 न्यूटन, मान लो कि 10 न्यूटन लग रहा है, तो देखा क्या गया कि साहब इस Q2 पे भी 10 न्यूटन लग रहा है। भले ही इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो चाहे अलग अलग हो। मतलब समझिए कि अगर यहां पे 1 कूलम, यहां पे 2 कूलम, तो दोनों अलग अलग चार्जेज हो गए, मैग्नीट्यूड उसका क्या हो गया? अलग अलग हो गया। परिमाण क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड का हिंदी बोलते हैं परिमाण। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण क्या है? अलग अलग होने के बावजूद भी देखा क्या गया कि जितना बल इस Q1 पे लग रहा है उतना ही बल इस Q2 पे भी लगा। मतलब इन दोनों पे बल क्या लगा? एकदम सेम लगा, बराबर लगा। मतलब 10 न्यूटन इस पे लग रहा है तो 10 न्यूटन इस पे भी लग रहा है। अच्छा, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर बराबर भी कर दिए तब भी देख रहे क्या कि साहब दोनों पे सेमे बल लग रहा है। मान लो कि इस पे अगर बल अब 12 न्यूटन लगने लगा तो इस Q2 पे भी बल 12 ही न्यूटन लगने लगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही बेटा सेम चीज इसमें भी हो गया कि चाहे चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो चाहे सेम हो, जो फोर्सेज लगता है इन दोनों चार्जेस पे, जितना इस पे लगेगा उतना ही बेटा इस पे लगा रहे। इसीलिए इसको भी F से दिखा रहे हैं और इसको भी F से दिखा रहे हैं, इसको भी F से दिखा रहे हैं और इसको भी F से दिखा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? आइए अब उसके बाद क्या किया कि साहब इन चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन था R है, अब ये सेपरेशन तनी बढ़ा दिया गया। मतलब पहले 1 मीटर की दूरी पे था, अब 2 मीटर की दूरी पर रख दिया गया, या 1.5 मीटर की दूरी पर रख दिया गया, या 1 मीटर पे था अब इसको आधे मीटर की दूरी पर रख दिया गया। मतलब देखा गया कि डिस्टेंस को अगर चेंज करते हैं, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, जो दूरी है, गैपिंग है, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये बल का जो परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द जो फोर्स है, उसमें भी चेंजमेंट आ जाता है बेटा। मतलब एक चीज वहां से और समझ में आया क्या कि साहब ये जो बल लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है
उस पर भी निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है, देखा क्या गया कि अगर r डिस्टेंस पे है तो इस पे बल लग रहा है मान लो कि 10 न्यूटन, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा दिया गया तो देखा गया कि 10 से घट के 8 न्यूटन हो गया, मतलब बल जो है घट गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, घट गया। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड जैसे ही घट गया तो उन्होंने एक चीज और किया कि साहब क्या कि अब तनी इनके बीच का सेपरेशन हुआ जो है उसको कम किया जा। तो जैसे ही सेपरेशन उन्होंने कम किया तो देखा क्या कि पहले 10 न्यूटन लग रहा था ना, तो अब देखा कि सर अब 12 न्यूटन लगने लगा, मतलब अब बल क्या होने लगा, बढ़ गया। तो उन्होंने एक चीज उनके दिमाग में हिट कर गया कि साहब उन दोनों चार्जेस के बीच में जो बल लग रहा है वो बल जो होगा डिस्टेंस बढ़ने के साथ वो बल घटेगा, लेकिन डिस्टेंस जो उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी के घटने से वो बल क्या हो जाता है, बढ़ता है। मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली का रिलेशन होता है। ठीक है, व्युत क्रमानुपाती होते कौन, फोर्स और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोर्स और दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। अभी हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ ये एक्सपेरिमेंट है, वही बार बार एक्सपेरिमेंट, 10 गो एक्सपेरिमेंट किए, 1000 गो एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके वो लॉ दिए और उसी लॉ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया होगा। तो हम लिखते हैं बेटा, देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहा, लेट Q1 and Q2 be two charge particle separated at a distance r. Then according to Coulomb's law, the force F acting between the 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges। हाँ ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहा। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या करना है, अगर पूछ दे व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना देना है। चाहे आप दोनों बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहता है क्या लिखेंगे कि लेट Q1 एंड Q2 मतलब माना कि Q1 और Q2 बी टू चार्ज पार्टिकल्स मतलब दो आवेशित कण हैं
सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस आर, जो कि आर दूरी के दूरी, जो कि जिनके बीच की दूरी क्या है, आर है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तब कूलम्स के नियम के अनुसार द फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन देम, the force acting between the two charge particles, two point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges। मतलब कह रहा है क्या कि then according to Coulomb's law, मतलब Coulomb's law के अकॉर्डिंग the force act, मतलब जो फोर्स है, the force acting between the two point charges, मतलब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, लग रहा है, is directly proportional to, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब क्या बोला गया कि जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग बोलते हैं ऐसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मतलब Q1 एंड Q2, मतलब Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड अगर दिखाना है तो इसको साहब ऐसे आप मॉड में भी डाल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉड, है ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है दोनों चार्जेस के बीच की, r है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और इसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यही कहा गया। अब यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो हम लिखे हैं वो यही लिखे हैं कि जो फोर्स लगता है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो दोनों आवेशों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी होता है उसके स्क्वायर का। ठीक है, आइए यही चीज, इसी को बोलते हैं बेटा कूलम्स लॉ। तो यहां से आपको निकल जाएगा, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखेगा तो इन दोनों को साथ में कर लीजिए, यहां पे ये भी F ही लिखा गया है बेटा, ऐसा नहीं कि आपका यहां छूट गया है, एक ही बात है F। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप ऐसे लिखेगा, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई R का स्क्वायर, यही कूलम्स लॉ है बेटा। और इसके बाद हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले लिख लें बेटा, जब तक इंग्लिश वाले भी लिखे और हिंदी वाले हम बोल रहे हैं वो लिख लें। माना कि दो चार्जेस, हिंदी वाले लिखेंगे, माना कि दो आवेश, माना कि दो बिंदुवत आवेश, ऐसे लिखो, माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2, Q1 और Q2 किसी r दूरी पे रखे गए हैं, Q1 और Q2 किसी r स्मॉल r, ये जो r लिखा हुआ है r दूरी पे रखे गए हैं, और r दूरी पे रखे गए हैं, तब और नहीं डालिएगा, तब कूलम्स के नियम के अनुसार, कूलम्स के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों आवेशों के बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का, स्क्वायर मतलब वर्ग, के वर्ग का व्युत क्रमानुपाती होता है,
के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बस। तो यहां से अब आपको क्या करना है, ये लिख लेना है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 mod of Q1 mod of Q2 बाई r²। ई मॉड का मतलब क्या हो गया बेटा, चाहे चार्जेज प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको खाली का खाली उसका मैग्नीट्यूड 10 कूलम है तो माइनस 10 कूलम है कि प्लस 10 कूलम, उससे कोई मतलब नहीं है, खाली आपको 10 कूलम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और साइन के साथ साइन नहीं पुट करना है, बेसिकली इतना मान लो कि साइन नहीं पुट करना है, बिना साइन का Q1 Q2 को रख देना है। और साइन किस में रखेंगे, तो जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे वेक्टर के फॉर्म में, है ना, तो उसमें हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं पे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mod of Q1 इंटू mod of Q2 बाई r²। और इसी को बेटा अब आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसी को हम लगा के बढ़ रहे हैं, लिखेंगे या उसके नीचे लिखना है या f। आपको पता होगा बेटा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट को बोलते हैं नियामक, है ना, तो एक नियामक या कोई कांस्टेंट आएगा और साथ में एक इक्वलिटी मतलब बराबर का निशान लेके भी आएगा। मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो हटाने के बाद एक बराबर का निशान आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, एक बराबर का निशान आएगा और साथ साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। और ये कांस्टेंट आने के बाद अब वो पूरा का पूरा लिख देंगे Q1 Q2 बाई r²। तो फॉर्मूला बन गया आपका f बराबर k Q1 Q2 बाई r², जहां पे k को बोलते हैं k को बोलते हैं k को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये नया चीज आ रहा है। ये जो कि एक कांस्टेंट है ना बेटा, है ना, नियामक है, तो ये कांस्टेंट का जो मान होता है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि चाहे साहब कुछ भी हो, कहीं भी रखा गया हो, तो ये जो कांस्टेंट का मान रखा गया वो रखा गया 1/4 पाई मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे एप्सिलेंट, यहां पे 0 लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉट। क्या बोलेंगे, NOT, नॉट, एप्सिलेंट नॉट। क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलेंट नॉट। बोलो क्या बोलेंगे इसको, एप्सिलेंट नॉट। और तो ध्यान से देख बेटा, और इस पूरे का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। और इसका यूनिट अगर आपको लिखना हो तो ध्यान से देखिए, अगर ये इसी के का यूनिट लिखना है बेटा, इकाई लिखना है, तो ये फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, इसके को यहीं रखो, r² इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, Q1 Q2 यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब यहां से k लिखोगे तो क्या हो जाएगा, f इंटू r² बाई Q1 इंटू Q2, यही ना हो जाएगा k का मान। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर बाई Q1 Q2 कूलम, एक चार्ज कूलम गुने कूलम क्या होगा, कूलम का स्क्वायर। तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। किसका, इस k का जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी जो पूरी की पूरी इसकी वैल्यू लिखेगा वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसमें बेटा, तो ये होता है SI यूनिट में। किसमें बेटा, SI यूनिट में। ठीक है, और इसी प्रकार इसी k का जो मान होता है, k का जो मान होता है वो 1 होता है किस में, तो CGS यूनिट में, CGS यूनिट में होता है। तो CGS यूनिट में क्या हो जाएगा, 1 डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका किसमें बेटा, CGS यूनिट में होगा।
बोलो कोई दिक्कत? तो k का मान SI में जो होता है 9 × 10 के पावर 9। अब बाबू ये कहां से है? ये कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए ये आता है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर, तो जो G की वैल्यू थी वो क्या थी? कांस्टेंट वैल्यू थी, हम लोग अपने से वो वैल्यू पुट कर देते थे। कहां से आया? तो वो एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू होता है जो कि साहब कूलम साहब ने एक्सपेरिमेंट के जरिए वो निकाला था कि साहब यही वो फैक्टर है, वो चाहे कोई भी चार्जेज हो, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे ही उसका ओरिजिनल फोर्स आता है। तो यही एक क्या है? कांस्टेंट है, एक फैक्टर है। तो यही फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? 9 × 10 के पावर 9, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 4 पता है, पाई का मान पता है 22/7, एप्सिलॉन का मान अभी हम बताने वाले हैं, मतलब उस सब का वैल्यू पुट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आइए कहता है क्या कि साहब जो इसको बोलते हैं एप्सिलेंट नॉट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलेंट नॉट। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलेंट नॉट। इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, एक ही नाम है, एप्सिलेंट नॉट। और इसका जो मान होता है, बहुत बार पूछा गया रहता है बेटा, 8.85 × 10 के पावर -12। कितना बेटा? -12। किस में होता है? तो SI में होता है, SI यूनिट सिस्टम होता है। तो इसका अगर यूनिट भी निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा? तो यहां ध्यान से देखो, इसका यूनिट अगर निकालना है ध्यान से देखो। F बराबर क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ऐसे लिखते थे ना आप लोग, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर 1/K का मान पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपको मान किसका चाहिए? एप्सिलॉन नॉट करना। तो ध्यान से देखिए, तो ये 4 पाई तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो ये 4 पाई को ऐसे ही हटा दीजिए। नहीं, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बाई F × R स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब गुने कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया ना कैसे आया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा। ये कितना है? 1/ε0 है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर हो जाएगा F एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? Q1 Q2 इंटू F R स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत ना, एकदम इसको याद कर लेना है। तो ध्यान से देखिए, तो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया बेटा CGS में आ गया, सॉरी SI में आ गया 8 दशमलव, लिख लीजिए किसमें? ये हो गया आपका SI यूनिट में। किसमें बेटा? SI यूनिट में एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12। बहुत यूज आएगा बेटा इसका। आइए, और CGS में इसका मान होता है 1/4 पाई। किसमें होता है बेटा? ये CGS में होता है। ठीक है, तो आप CGS में देखो K का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो आप करके भी देख लोगे तो आ जाएगा। K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब K का मान CGS में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब होगा? तो ध्यान से देखो, 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट का CGS वैल्यू कितना होता है? तो 1/4 पाई। तो 4 पाई काटेगा तो K का मान कितना हो जाएगा? 1। किस में? CGS में। देखुआ कि नहीं आया? कि नहीं आया 1? तो ये 1 कब आएगा? जब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो? CGS में 1/4 पाई के बराबर हो। तो इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये सब सिंपल सा चीज है। आइए, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे बेटा। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर ले, क्या क्या हम लोगों ने सीखा।
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़े तो वो तो ठीक है। आज अभी हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ रहे बेटा? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का मतलब, तो कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है वो किसी अगर r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, रखे गए हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में बेटा या तो आकर्षण होगा नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। मतलब या तो वो अट्रैक्ट होंगे या नहीं तो रिपेल होंगे। तो ये जो अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? कोई उस पर बल लगा रहा है। इसका मतलब क्या हमने देखा कि साहब ये दोनों जो चार्जेज होते हैं, दोनों आवेश होते हैं, ये एक दूसरे पे बल लगाते हैं। और देखा क्या गया कि उन दोनों का जो बल होता है, उस बल का मतलब उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब परिमाण होता है, वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, वो परिमाण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। और उसी कूलम्ब्स लॉ ने इसी दो चार्जेस के बीच में कितना बल लगता है, इसी के बारे में उन्होंने बताया था। कूलम्ब्स लॉ के जरिए दो चार्जेस के बीच पे कितना फोर्स लगता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी को निकालते हैं। तो उन्होंने कूलम्ब साहब ने बताया कि साहब जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट का मतलब गुणा, प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या निकल गया? कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का वैल्यू निकल गया F बराबर K। F बराबर क्या आ गया बेटा? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या F बराबर इस K का मान पुट कर दीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा कूलम्ब्स लॉ। यही क्या है हमारा? कूलम्ब्स लॉ। तो आप या तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं। और इसका भी वैल्यू कितना होता है बेटा? K का मान कितना होता है? तो 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9। ये क्या होता है बेटा? इसका मान होता है किसका? तो K का। किस में? तो SI में। CGS में कितना वैल्यू होता है बेटा? तो CGS में उस K का मान, CGS में K का मान जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का CGS वैल्यू कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का CGS वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, जबकि एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट कितना होता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12, जबकि एप्सिलॉन नॉट का CGS जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई। 1/4 पाई। बोलो, आपको समझ में आ गया बेटा? आइए अब आगे हम लोग को देखना है। ठीक है, इसमें अब बेसिकली कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ फोर्स निकालना तो समझ में आ गया बेटा। फोर्स का जो दो चार्जेस हैं उनके बीच का जो फोर्स लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर आएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ और इसके बारे में हमको जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे तब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे, है ना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान जाए। हेडिंग डालेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के हेडिंग डालिए। आइए बेटा, हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। IMPORTANT, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाबू ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि साहब खाली कूलम्ब्स लॉ बराबर होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना याद करने से काम आपका नहीं चलेगा। इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से बनता है बेटा, आप ध्यान से समझिए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले तो आप कूलम्ब्स लॉ का डायग्राम बना लीजिए कि अगर दो चार्जेज हैं, एक सर आपका Q1 है और किसी R डिस्टेंस के सेपरेशन पे एक Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा? अगर हम मानते हैं R है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि ये जो Q2 है इस Q1 पे बल इधर की ओर लगा रहा है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा? धक्का देगा, क्योंकि सेम नेचर के हैं।
तो ये धक्का दिया इधर की ओर, और ये Q1 इस Q2 को भी धक्का देगा, और वो किधर देगा बेटा, इधर की ओर धक्का देगा, वो F से। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि साहब देखा क्या गया कि ये दोनों चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस पे जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो कहां लग रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में लग रहा है, लाइन ज्वाइनिंग में लग रहा है। लाइन ज्वाइनिंग क्या कहता है, तो ध्यान से देख बेटा, कह रहा है एक चार्ज यहां पे Q1 है और एक चार्ज यहां पे क्या है, Q2 है। तो इन दोनों चार्जेस का लाइन ज्वाइनिंग मतलब इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग। मतलब दोनों चार्जेस को, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सीधी रेखा जो होगी उसी के दिशा में ये हमेशा जो बल लगेगा, जो बल लगता है, जो फोर्स लगेगा, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल। कभी भी बेटा ऐसा नहीं होगा कि साहब इस Q1 पे फोर्स, जैसे मान लो कि यहां पे दिया हुआ है ये Q1 और यहां पे दिया है Q2, ऐसा नहीं कि Q1 पे फोर्स हैगा ऊपर की ओर और Q2 पे फोर्स बेटा हैगा नीचे की ओर, कभी नहीं लगेगा, ये एकदम नहीं लगेगा, गलत है। फोर्स कहां लगेगा, तो फोर्स जो लगता है, जो बल लगता है, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। मतलब दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, बल हमेशा उधर की ओर लगता है। तो वही पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज particle act always along the line joining the 2 point चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल एक्ट, मतलब 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो बल लगेगा, एक्ट का मतलब लगना, एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है, उसी लाइन ज्वाइनिंग में ही क्या लगेंगे, वो बल लगते हैं बेटा, है ना। तो ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग और इसी में लगते हैं। और इसको हिंदी में अब बेटा इसको हिंदी में लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि साहब अब ये डिफिनीशन या ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ समझना है, आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। कि जो 2 आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा, 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल हमेशा उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के दिशा में ही लगती है, कि दिशा में ही लगती है। पॉइंट नंबर 1 इतना समझ में आ गया। आइए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 देखना है बेटा। कह रहे क्या कि अगर ये साहब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 को धक्का किधर देगा, बाहर की ओर, और Q2 Q1 को धक्का किधर देगा बेटा, बाहर की ओर। लेकिन अगर दोनों चार्जेस का नेचर अगर उल्टा हो जाए, तो देखा क्या है, Q1 Q2 को अपनी ओर बुलाएगा एक बल से, और Q2 Q1 को अपनी ओर बुलाएगा एक बल से।
हम ये चीज देख रहे हैं कि ध्यान से देख बेटा कि साहब जितना बल Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पे लगा रहा है। पक्का? तो साहब ये कब होता था? ये साहब सोचो कि न्यूटन का जब थर्ड नियम पढ़े थे तो न्यूटन का थर्ड लॉ में आपने यही ना पढ़ा था कि न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या पढ़ा था कि जितना हम आप पे धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उतना ही आप भी हम पे धक्का या फोर्स लगाते हैं। इसी को बोलते हैं every action has equal and opposite reaction but action and reaction both takes place on two different bodies। आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु या पिंड पे लगते हैं बेटा। तो ध्यान से देख बेटा, अगर ये इसको इधर की ओर धकेल रहा है तो ये भी इसको इधर की ओर धकेल रहा है। तो साहब एवरी एक्शन हैज इक्वल इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो ये फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। और दिशा भी क्या है? इसका अपोजिट है। एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है। इसमें देखो एक पे इधर फोर्स लग रहा है तो दूसरे फोर्स इधर लग रहा है। तो ये इक्वल है और अपोजिट हैं, इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब अलग विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? ये एक्शन रिएक्शन पेयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब यहां पे पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो फोर्स होगा, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। मतलब क्योंकि साहब ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या हो गया? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। और एक्शन मतलब ये इस पे इधर की ओर धक्का दे रहा है तो ये भी इस पे इधर की ओर धक्का दे रहा है। और एक्शन रिएक्शन का और पेयर का मतलब क्या हो गया कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। यही हमारा बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। ये क्या फॉलो करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉलो करेगा बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग पिंड पे लगेंगे। तो देखो ये दोनों अलग अलग पिंड पे होंगे। जैसे मान लो कि साहब, जैसे एक एग्जांपल हम आपको दिए भी थे कि अगर मान ले कि हम अपने हाथ से आपको अगर चाटा मारे, ठीक है, तो अगर हम आपके गालों पे ऐसे चाटा मार रहे हैं तो हमारे हाथ ने आपके गाल पे क्या दिया? एक्शन। और साथ में आपके गाल ने हमारे ऊपर पे क्या दिया? रिएक्शन। तो हमने आपको इधर की ओर ऐसे चाटा मारा तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर की ओर, ऐसे। लेकिन आपका गाल अगर यहां पे है तो इस पे जैसे हम चाटा मारे तो ये गाल भी हमारे हाथ पे फोर्स किधर लगाया? इधर की ओर। तो ये हो गया एक्शन। और आपके चिक मतलब आपका जो गाल है वो भी हमारे हाथ पे रिएक्शन किधर दिया? इधर दिया। तो एक्शन भी हुआ, रिएक्शन भी हुआ। लेकिन ये क्या हो गया? दोनों अलग अलग बॉडी पे हो गया। मतलब एक बॉडी हो गया हाथ और दूसरा बॉडी हो गया आपका गाल। तो ये एक्शन और रिएक्शन किसके बीच में हुआ? हाथ और गाल के बीच में हुआ। तो कहा क्या गया कि जितना अगर हम 10 न्यूटन के बल से हम मारे तो आपका गाल भी हमारे हाथ पे 10 न्यूटन का ही बल लगाया होगा। बात समझ में आई? इसीलिए बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। ठीक है, जोड़ा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 3, अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ध्यान से देख बेटा, इस पूरे सिस्टम पे अगर आप देखिएगा, अगर इस पूरे सिस्टम पे अगर आप देखिएगा, इस पूरे ये दोनों 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल का क्या मिल गया? ये सिस्टम हो गया। इस पूरे सिस्टम पे अगर हम पूछ दे कि साहब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है जी, तो साहब नेट फोर्स लग रहा है 0। नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 0। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है, एफ नेट की जो वैल्यू लग रही है वो कितनी हो रही है बेटा? 0। काहे 0 हो गया? तो ध्यान से देख, काहे 0? तो ध्यान से देख, अगर एक वो इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बेटा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो अगर हेने को पॉजिटिव लीजिएगा तो हेने को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो बराबर हो जाएगा 10, इसमें से इधर वाले को घटा दीजिए, माइनस का 10, कितना हो गया बेटा? 0 न्यूटन। मतलब अगर फोर्स
विपरीत दिशा में हो और अगर उनका परिमाण क्या हो बेटा, बराबर हो, मतलब उसका अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो कुल बल जो होगा मतलब नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमेशा जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे बेटा, तो उस पर हमेशा नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब इक्वल फोर्सेज होते हैं, बराबर फोर्सेज होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण नेट फोर्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो तुम ध्यान से सोच बेटा कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, तो पहले तो लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है बेटा, 0। तो तुम ध्यान से सोच, अगर आपने 11th क्लास पढ़ा होगा तो अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, तो साहब मोमेंटम क्या होता है, उसका कंजर्व हो जाता है। अगर नेट फोर्स 0 होगा, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 होता है तो उसका जो मोमेंटम होता है, मतलब संवेग होता है, वो हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब क्या हो गया, संरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या होगा कि जितना मोमेंटम पहले होगा, मतलब जितना संवेग पहले होगा उतना ही संवेग बाद में होगा बेटा। तो वही अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, 10 मतलब इस प्रकार इट्स मोमेंटम विल कंजर्व। इसलिए उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, कंजर्व हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब P इनिशियल बराबर P फाइनल, मतलब m1v1। अब इनिशियल मोमेंटम इसका लिखिएगा m1v1 बराबर क्या होता है, m2v2। ऐसे आपने पढ़ा होगा कभी 11th क्लास में, तो ये वहां से कॉन्सेप्ट निकलता है बेटा। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल इस पे बनवाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। लेकिन इतना समझना है, अगर नहीं पढ़े तो बस इसका याद रखना है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर 0 होगा, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा तो उसका मोमेंटम हमेशा क्या होगा बेटा, कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब हो गया कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू इट्स वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और उसका जो वेग होता है उसका गुणक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो m1v1 बराबर क्या हो जाएगा, m2v2, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आइए और आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए, जितना पढ़ा रहे हैं उसको एकदम 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 दिमाग में सेट करते जाना है बेटा। चौथा, ये जो चौथा पॉइंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से देख बेटा। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनकी बीच की दूरी क्या है बेटा, R। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर, Q2 Q1 फोर्स लगा दिया इधर की ओर, और इस फोर्स का जो मान होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। क्या ये आपको याद है? हाँ, याद होना चाहिए। या F बराबर K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बाबू, पहली बात तो ये चीज समझना है कि ये दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स कब लग रहा है और कहां लग रहा है? मतलब ये दोनों चार्जेस, जो दोनों आवेश है, ये कहां रखे गए हैं बेटा? तो ये दोनों आवेश अभी रखे गए हैं वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब हो गया बेटा निर्वात। ये दोनों आवेश कहां रखे गए बेटा, निर्वात में रखे गए हैं। और निर्वात में अगर दो चार्जेस रखे जाएंगे तभी उस पे जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज या आवेश अगर किसी माध्यम में रख दिए गए, मतलब पानी भर दिया, पानी में दो चार्ज यहां पर रख दिए पानी के अंदर, तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों चार्जेस क्या हो गए, किसी मीडियम में आ गए, माध्यम में आ गए। तो उस दौरान जो इस पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो डिफरेंट हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो फोर्स अभी फिलहाल के लिए मीडियम में पढ़ाया जाएगा, अभी बाद में पढ़ाएंगे मीडियम फोर्स ना कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझना है कि ये जो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, ये फोर्स तब होता है जब दोनों चार्जेस, दोनों आवेश कहां रखे गए हैं बेटा, निर्वात में या वैक्यूम में, है ना। यहां पे लिखेंगे दिस फॉर्मूला is valid only if when two charges are placed in vacuum। मतलब यह सूत्र तब मान्य होगा, यह सूत्र हिंदी में, यह सूत्र तब मान्य होगा जब दोनों चार्जेस कहां रखे गए हों बेटा, निर्वात में रखे गए हों। मीडियम क्या होना चाहिए बेटा, माध्यम निर्वात होना चाहिए, निर्वात या वैक्यूम में होंगे तभी ये फॉर्मूला लगेंगे। लेकिन अगर कोई मीडियम में हो जाए, कोई माध्यम में अगर प्रेजेंट हो जाए, जैसे निर्वात या एयर, निर्वात हो जाए या हवा, एक ही बात है, हवा के लिए भी यही फॉर्मूला होगा बेटा, है ना। निर्वात हो जाए या एयर मतलब हवा हो जाए तभी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मानिए कि पानी आ गया, कोई अलग लिक्विड हो गया, उस लिक्विड में डाल दिया गया, तब इन दोनों पे, तब इस चार्ज पे या इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो डिफरेंट हो जाएगा। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो आपका है बेटा वो देखिए, जो लास्ट पॉइंट है वो आपको देखना है। पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5। जैसे ध्यान से देख बेटा, मान ली कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। दो चार्जेस है, एक Q1 और एक Q2। तुम सोचो कि अभी ये चार्ज इस चार्ज पे बल लगा रहा है, किधर, तो ये Q1 Q2 पे इधर लगा रहा है और Q2 Q1 पे इधर लगा रहा है, ठीक है। इधर की ओर बल लगा रहा है और इनके बीच की दूरी कितनी हुई बेटा, r। तुम सोचो अभी ये F1 मान लो, क्या मान लो बेटा, F1। अभी हम बोले कि साहब इस F1 का मान कितना होगा, तो आप लिखिएगा F1 का मान सर 1/4πε0 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 बाई उनके बीच का दूरी का स्क्वायर, मतलब बाई r²। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी ये एयर में रखा गया है या वैक्यूम में रखा गया है, तो फॉर्मूला तो हमारा यही बनेगा, हाँ यही बनेगा। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि बाबू मान लो कि एक तीसरा चार्ज यहां पे आ जाए, अब Q3 एक नया चार्ज आ जाए, Q3 एक नया चार्ज आ जाए, तो जब Q3 एक नया चार्ज आ जाए, नया चार्ज आ जाएगा, तो नया चार्ज आने से क्या इस Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है F1, क्या इस F1 में कोई चेंजमेंट आएगी? नहीं समझ में आया? फिर से कह रहे क्या Q3 नहीं है, अभी क्या है बेटा, इनिशियली Q1 है और Q2 है, दो चार्जेज है, r डिस्टेंस से रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बेटा इतना ही लग रहा है, हाँ इतना ही लग रहा है। मतलब Q1 Q2 पे फोर्स इतना लगा रहा है और Q2 Q1 पे भी फोर्स इतना ही लगा रहा है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये Q3 अब आ जाए बेटा इन दोनों के बीच में, मतलब अब जैसे ही Q3 आ गया, ये भी डिस्टेंस अगर मान लो r और ये भी डिस्टेंस r मान लो, मतलब Q3 से Q1 के बीच की दूरी r हो गई और Q3 से Q2 के बीच की दूरी भी कितनी हो गई, r हो गई। तो तुम सोचो कि Q3 इस Q1 को क्या करेगा, ये Q3 इस Q1 अब Q3 के प्रेजेंट होने के कारण इस Q1 पे भी फोर्स, एक नया फोर्स लगेगा बेटा Q3 के कारण, क्योंकि Q3 इस Q1 को भी तो रिपेल करेगा ना, क्योंकि दोनों प्लस वाला अगर चार्ज मान लो Q3 प्लस है Q1 भी प्लस है, तो Q3 इस Q1 को फोर्स कहां लगाएगा, इधर की ओर, वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा।
तो ये मान लो F2, ये क्या मान लो F2, ये फोर्स है किसके कारण बेटा, Q3 के कारण। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे ही बेटा ये Q3 इस Q2 पे भी तो बल लगाएगा, तो इधर की ओर रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपेल करेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा ना Q3 Q2 को, इधर की ओर ठेलेगा। तो ये मान लो बेटा ये F3 हो गया कोई भी। तो तुम ध्यान से देखो कि Q3 के आने से अब इस Q1 पे दो बल लगने लगा, या इस Q2 पे अब दो बल लगने लगे। एक F1 Q1 पे लगने लगा F1 F2, और Q2 पे लगने लगा F1 और F3। तो हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे वो चीज समझना है बेटा। हम कह रहे थे क्या कि साहब जब चार्ज Q3 प्रेजेंट नहीं था, बहुत ध्यान से समझिएगा, Q3 प्रेजेंट नहीं था, तो Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा था वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम Q3 को इंट्रोड्यूस किए, Q3 को लेके आए, जो कि Q1 और Q2 से r डिस्टेंस पे रखा गया, तो उस कंडीशन में अब Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था F1, क्या ये बल चेंज हुआ, बदला, इस बल में कोई बदलाव आया या नहीं? तो बेटा हम कहेंगे, आपको दिखाई देगा कि सर इस पे नया फोर्स, एक और फोर्स लग गया, तो इस पे फोर्स चेंज हो गया, क्योंकि एक फोर्स F1 एक फोर्स F2, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। तो साहब इन दोनों का योग कीजिएगा तो फोर्स एक जो बल है या फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इनका जो समेशन होगा वो क्या होगा, वेक्टर अलजेब्रा की तरह होगा। तो नेट फोर्स, इस पे जो नेट फोर्स लग जाएगा वो इधर की ओर लग जाएगा। इन दोनों का वेक्टोरियल सम करेंगे, मतलब वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा हम इसको क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, ठीक है, परिमाणिक इधर आएगा। वैसे ही F3, F1 और F3 को भी जोड़िएगा तो वेक्टर सम कीजिएगा तो इसका भी नेट फोर्स कहीं इधर आएगा, और वो क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो Q, अब ध्यान से देखिए कि Q3 के आने से बेटा Q1 और Q2 में, Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा था उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अभी भी पहले कितना लग रहा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r² लग रहा था, लेकिन जैसे ही Q3 आ गया तो Q3 के आने के बाद भी Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा वो इतना ही लगेगा, ऐसा नहीं कि ये बल चेंज हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि साहब इस Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया, F1 और F2 का वेक्टोरियल सम होगा, या Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो गया, Q2 पे नेट फोर्स हो गया F1 F3 हो गया, और F1 F3 का नेट फोर्स हो जाएगा कुछ इधर की ओर, तो ये अलग फोर्स हो जाएगा। तो Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो गया, Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो गया, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था F1, वो Q3 था तब भी F1 ही लगेगा, और Q3 नहीं था तब भी साहब F1 ही लगेगा। मतलब आप ध्यान से समझिए, विथ द इंट्रोडक्शन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब थर्ड चार्ज के आने से, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड चार्ज, नेट फोर्स देयर विल बी, ऐसे लिखो, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज इन फोर्स acting between the two charges। मतलब क्या हम लिखा बेटा पॉइंट नंबर 5 में कि विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज के आने से, देयर विल बी नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होगा इन फोर्स, मतलब बल में,
एक्टिंग, वह बल जो एक्ट कर रहा है, मतलब लग कर रहा है, एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो बल लग रहा था पहले से, उन बल में कोई चेंजमेंट, कोई बदलाव नहीं आएगा तीसरे चार्ज के आने के कारण। मतलब तीसरे चार्ज के आने के कारण दो चार्जेस के बीच में जो बल लग रहा था, मतलब ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, इस पे इधर की ओर अगर मान लो कि 10 न्यूटन लग रहा है और इस पे इधर की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, तो साहब अगर एक थर्ड चार्ज Q3 भी ला देंगे तभी ये 10 ही न्यूटन लगेगा। ये Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 10 ही न्यूटन लग रहा है, तो ये 10 ही न्यूटन लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि Q3 आने से इस Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में नेट फोर्स चेंज कभी भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हमारा क्या था बेटा? ये कूलम्ब्स लॉ था। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें अभी डील कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल। ये जो चीज बताया अभी, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बनाने में आपको क्या देगा बेटा? मदद देगा, सहयोग करेगा। ठीक है, तो कल से जो लेक्चर होगा वो हमारा कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।